400 से भी ज्यादा किताबें पढ़ने के बाद मैं आपके लिए उस 9 किताब को सिलेक्ट करके लाया हूं, जिसके बाद या तो आपको किसी दूसरे किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर बहुत कम जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे किताब हैं जिसने समय के साथ खुद को साबित किया है कि उससे बेस्ट उस फील्ड में कोई भी किताब नहीं है। बाकी जितनी भी किताबें उस फील्ड में लिखी जा रही हैं वो उसी सब किताब का निचोड़ है या फिर उसी सब को अभी के वक्त से जोड़ करके लिखा जा रहा है। तो बहुत सारे किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में मैं भी यही समझता था कि कोई आदमी हर एक साल 50 किताब पढ़ते जा रहा है या कोई आदमी 50 से भी ज्यादा किताब हर एक साल पढ़ते जा रहा है, तो क्या उतनी किताबें पढ़ने की जरूरत है भी या नहीं? क्योंकि बहुत सारे किताब को आप पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद जिंदगी में लगाते ही नहीं है, तो उस किताब को पढ़ने का क्या फायदा? तो बहुत ज्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत कम किताबों को बहुत ज्यादा बार पढ़ने की जरूरत है। इस 9 किताब को यदि आप 9 बार नहीं पढ़ते हैं कम से कम, तो मतलब आप इस किताब को पढ़े ही नहीं। इस 9 किताब के अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ है कि आप ये सोच भी नहीं सकते 1 या 2 या 3 रीडिंग में हम इस किताब को समझ जाएंगे और उसको अपने जिंदगी में अच्छे तरीके से उतार पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है उसको जिंदगी में उतारना, अलग अलग पेज पढ़ लेना, बहुत सारी किताबों को पढ़ लेना और अपने लाइब्रेरी को बड़ा करना, ये तो हमारा इंपॉर्टेंस नहीं है ना। उस किताब का महत्व क्या है, उससे यदि हम एक लाइन भी सीखे हैं तो वो हमारे जिंदगी में उतरे। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस 9 किताब को खरीदने में ज्यादा खर्च आने वाला नहीं है। 9 में से 5 किताब तो 150 से कम में आ जाएगा। यदि सभी 9 किताब को भी आप ऑर्डर कर दें तो मात्र 1600 से 1700 दाम लगेगा, 200 रुपया पर बुक से भी कम। इतना खर्च तो आप खुद के बर्थडे मनाने में कर देते होंगे या फिर महीना भर फालतू कुछ खाने में कर देते होंगे या फिर किसी पार्टी या फंक्शन में चले गए जो कि फैमिली फंक्शन है, उसमें तो इससे ज्यादा भी खर्च हो जाता है कपड़ा और वहां पर कुछ रुपया देने के हिसाब से। तो ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा अलग तरीके से आपके जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। तो इस 9 किताब को आप एक बार जरूर खरीदें और कई बार इसको पढ़ें, उसके बाद इसको अंडरलाइन करें और जो भी चीज आप सीखे हैं उसको बारी बारी से जिंदगी में उतारने का प्रयास करें। एक बार में हर चीज जिंदगी में नहीं उतरती है। सीखना तो ताउम्र की बात है। अलग अलग उम्र में जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी की समझ बेहतर हो चुकी रहेगी और कुछ बात को जब आप जिंदगी में लगा चुके रहेंगे तो आप उस किताब को अलग ढंग से समझेंगे। और जो लास्ट 3 किताब, वैसे तो ये किताब सीक्वेंस में नहीं है, आप किसी भी किताब को कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लास्ट 3 जो किताब है वो 9 बार भी पढ़े तो वो उसके लिए बहुत कम है। वो इतनी कमाल की किताब है। तो आइए देख लेते हैं उस 9 किताब की लिस्ट को। सबसे पहली किताब जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, उस बुक का नाम है लर्निंग टू साइलेंस द माइंड। ये ओशो साहब की किताब है। ओशो इंडिया के एक बहुत बड़े विचारक में से एक हैं, उनकी ये किताब है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यदि आपका दिमाग ही शांत नहीं है तो आप किसी भी काम को बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। यदि आपको स्पोर्ट्स में बेहतर होना है, एडुकेशन में बेहतर होना है, म्यूजिक में बेहतर होना है, डांस में बेहतर होना है, किसी भी चीज में बेहतर होना है, जिंदगी तो जीना ही है ना। जिंदगी जब जीना है तो आपके दिमाग को शांत रहना जरूरी है। किसी भी छोटे छोटे बात में यदि हम बहुत ज्यादा बेचैन हो जाएंगे, उसके प्रति हम रिएक्शन देने लगेंगे, तो हमारा सारा एनर्जी तो उसी तरफ खर्च हो जाएगा। तो ये किताब काफी अच्छे तरीके से आपको समझाती है कि हम अपना एनर्जी किस तरफ खर्च कर रहे हैं और वहां से हटा करके हमको कहाँ लगाना चाहिए और उसको लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हम आसानी से उस एनर्जी को सही दिशा में लगा पाएंगे। अगली जो किताब है वो काफी सालों से वो अपने फील्ड में टॉप पर बनी हुई है। उस किताब का नाम है जोसेफ मर्फी जी की किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसका चाहे हिंदी वर्जन हो या फिर इंग्लिश वर्जन हो, दोनों का कॉस्ट मात्र 120 रुपया के आसपास है। तो आप इस किताब से शुरुआत कर सकते हैं। इसमें बताया गया है, जैसे लास्ट है माइंड को कैसे साइलेंस किया जाए, इसमें माइंड के जो साइकोलॉजी है, ब्रेन का जो विज्ञान है, साइंस है, वो जिस तरह से फंक्शन करता है उसके बारे में इसमें दिया हुआ है कि आप जो सोच रहे हैं उसका क्या प्रभाव आप पर पड़ा है। क्योंकि आप यदि थोड़ा बहुत भी बुक के फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आपको पहले से पता होगा कि ब्रेन का 2 जो हिस्सा है मेन,
उसमें से 10% हिस्सा ही है कॉन्शियस ब्रेन का। जो बचा हुआ 90% हिस्सा है वो अनकॉन्शियस ब्रेन है। अनकॉन्शियस ब्रेन किस तरह से काम करती है उसके बारे में काफी अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है। और हमारा जो पूरी तरह से नेचर है और हम जिस तरह से व्यवहार करके खुद की जिंदगी को बदलते हैं वो हर चीज डिपेंड करती है अनकॉन्शियस ब्रेन पर। तो इस अनकॉन्शियस ब्रेन को अनफोल्ड कैसे किया जाए, उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए ताकि हम अपनी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बना पाएं, वो सब आप इस किताब में सीख सकते हैं। तो आप इस किताब को भी एक बार जरूर पढ़ें। अब एक और किताब को देख लेते हैं जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा कि ये बुक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये 10 सूत्र बच्चों के परवरिश के। अभी जो सबसे ज्यादा सुने जाने वाले फिलोसफर या फिर सबसे ज्यादा सुने जाने वाले जो विचारक हैं वो आचार्य प्रशांत साहब हैं। उनकी 2 बुक मैंने इंक्लूड की है जो मुझे काफी ज्यादा बेस्ट लगी है। और इस बुक का शायद ही कोई ऐसा पेज होगा जिसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया है। उस बुक इसमें हर एक पेज में इतना इंपॉर्टेंस भरा हुआ है। तो इस किताब को आप ये नाम देखकर आप ये नहीं समझें कि जो पेरेंट्स बन गए हैं जिसको बच्चों को पालना है उसके लिए ये किताब है। जो बच्चे खुद हैं उसके लिए भी ये किताब काफी ज्यादा हेल्पफुल है। किसी भी बच्चे को इस सोसाइटी में किस तरह से ग्रो करना चाहिए ताकि उसकी जिंदगी काफी ज्यादा बेहतर हो सकती है, वो ये किताब काफी अच्छे तरीके से बताती है। हमारे पेरेंट्स क्या गलती करते हैं हमारे परवरिश में और हम समाज से क्या सीख लेते हैं जो हमें एक सही दिशा में जाने से रोकता है, उस सब के बारे में ये किताब काफी अच्छे तरीके से बताएगी। अब इस किताब से 1-2 बातें देख लेते हैं। संस्कार निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन पहले पता तो हो अच्छा संस्कार बोलते किसको हैं। हम ये एक लाइन में कह देते हैं कि तुम्हें संस्कार नहीं है, लेकिन बोलने वाले को ये पता है कि अच्छा संस्कार होता क्या है। फिर एक 98 पेज नंबर में दिया हुआ है, या तो आप उनको जान सकते हो जो मुट्ठी भर लोग इतिहास में हुए हैं जो जानने योग्य हैं, और ऐसे लोग हजारों में भी नहीं हैं, बस कुछ 100 ऐसे लोग हैं जिनसे मानव इतिहास बना है और जिनके दम पर हम सब आज खड़े हुए हैं। या तो उनको जान लो या फिर इन सब को जान लो जो आजकल का कचरा है। अगली बुक जो समय की परख पर खुद को साबित कर चुकी है और शायद इस किताब के बारे में आप पहले भी सुन चुके होंगे। इस बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी साहब। कम्युनिकेशन स्किल, किस तरह से लोगों से बात करना चाहिए। वैसे मेरा भी उतना ज्यादा बेहतर नहीं है अभी, धीरे धीरे और इसको मैं बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन ये अकेली किताब जितनी बातें आपको सिखाती है दुनियादारी के बारे में, किसी से बात करने के समझ के बारे में, उतनी शायद ही कोई किताब आपकी मदद कर सकती है। तो कम्युनिकेशन सबको जरूरी है। आप कुछ भी करें, चाहे दुकान लगा दें या फिर एडुकेशन में चले जाएं, बात तो आपको करना ही पड़ेगा। तो दुनिया में किस तरह से बात किया जाए ताकि आपका इम्पैक्ट पहले के कंपेयर में ज्यादा रहे, उसके लिए आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। हर एक एक्सरसाइज आपको वो नया लेसन दे पाएगी। यदि आपने उसे जिंदगी में उतारा तो आप कम्युनिकेशन स्किल में या फिर दूसरे को इम्प्रेस करने के स्किल में काफी ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। अब उसका इस्तेमाल कहाँ करना है वो तो आप बेहतर जानते हैं। जैसे इस किताब में लिखा हुआ, एनी फूल कैन ट्राई टू डिफेंड हिज और हर मिस्टेक एंड मोस्ट फूल्स डू। हमको जब पता होता है कि हम गलती कर दी है फिर भी उसको डिफेंड करते रहते हैं। ये एक लाइन में मान लेना, गलती हो गई सुधार लेंगे, ये कितना आसान है। लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं वो आपको ये किताब पढ़ने के बाद समझ में आएगा। एक और बात है, इफ यू डिसएग्री विद देम यू मे बी टेम्पटेड टू इंटरप्ट बट डोंट। यदि आप किसी से डिसएग्री करते हैं आपको बेचैनी होगा कि उसको इंटरप्ट किया जाए, लेकिन आप नहीं कीजिए। इट इज डेंजरस, दे वोंट पे अटेंशन ऑन यू। वो आप पर अटेंशन देना नहीं चाह रहे। वाइल दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज, उनके पास अभी भी बहुत सारा आइडियाज है। ऑफ देयर ओन क्राइंग फॉर एक्सप्रेशन, वो खुद को बस एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। कि पहले किसी भी कम्युनिकेशन में हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते हैं। ज्यादातर समय हमारे दिमाग में जो कचरा भरा है उसका उल्टी करना है दूसरे के दिमाग में। अब दूसरा आदमी आपको सुन नहीं रहा है, वो बस इंतजार कर रहा है अपने बारी का कि उसका बारी आएगा तो वो जो डस्टबिन में भरा है उस डस्टबिन को उगलेगा। बस इतना ही है कॉन्वर्सेशन। एक कहानी मैंने पढ़ी थी बहुत पहले। दो आदमी था जो पागल हो गया था किसी वजह से, वो कैद में था। तो बाहर में जो आदमी था जो गेटकीपर था वो वहां पर बैठा हुआ था।
लेकिन वो दोनों आपस में बात करता था। एक आदमी जो बोलता था उसके बिल्कुल विपरीत बात दूसरा आदमी बोलता था। अब ये जो गेटकीपर है उसको समझ में ही नहीं आया कि ये दोनों बात डेली करता है, लेकिन जो ये बोला उसके हिसाब से तो वो बोलता ही नहीं, और जो वो बोलता है उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस आदमी को एक दिन बेचैनी हुई कि आखिर पूछते हैं कि ये बोलता क्या है, ये दोनों में ऐसा क्या चल रहा है कि दोनों एक दूसरे की बात समझ करके कोई नया ही बात शुरू कर देता है। तो वो जब उससे पूछा तो वो पागल आदमी जवाब देता है, तुमको क्या पता कॉन्वर्सेशन का रूल क्या होता है? कॉन्वर्सेशन का रूल होता है कि एक आदमी जब खत्म करे तभी दूसरा आदमी शुरू करेगा। बस इतना ही रूल होता है कॉन्वर्सेशन का। जब आप जनरल लाइफ में भी बात करते हैं तो इतना ही बात है। एक आदमी खत्म कर रहा है, दूसरा बस उसको इंतजार करना है, उस लाइन को कंटिन्यू नहीं करना। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है सामने वाला क्या बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हैं इससे सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सामने वाले के हिसाब से ही आप चलें और उस जगह पर से निकल जाएं। किसी को कोई फर्क नहीं, किसी को नहीं सुनना है आपकी बातें को। ठीक है, तो ये किताब काफी अच्छी है, इस किताब को आप एक बार जरूर पढ़ें। और अगली जो किताब है वो आप सोचेंगे कि इस लिस्ट में क्यों है, लेकिन उस किताब के अंदर से जब 2-4 लाइन आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा वो किताब इस लिस्ट का क्यों पार्ट है। उस किताब का नाम है रश्मि रथी। दिनकर साहब की ये रश्मि रथी कर्ण साहब की कहानी बताती है और कविता के माध्यम से बताती है। जो वाक्य शैली है, जो कविता का शैली दिनकर साहब का है, शायद ही वो शैली किसी में हो। तो दिनकर साहब काफी अच्छे तरीके से उनके चरित्र का वर्णन करते हैं और पूरे जिंदगी उनका कैसा रहा है वो काफी इंस्पायरिंग तो है ही। और जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है वो आप एक बार पढ़ेंगे तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। इस किताब को मैंने सबसे ज्यादा बार पढ़ा है, जितनी भी किताबें हैं उसमें सबसे ज्यादा बार इसको पढ़ा है। जैसे जैसे आप कुछ चीजों को जानते जाते हैं, दुनिया को समझते जाते हैं, इस किताब को समझना आपके लिए बेहतर होते जाता है। हर एक बार जब आप इस किताब को पढ़ेंगे आपको कोई नई लाइन की नई गहराई समझ में आएगी, क्योंकि दिनकर साहब ने लिखा है। इस किताब की कुछ पंक्तियां आपको सुना देता हूं ताकि आप समझ पाएं कि इस किताब का इंपॉर्टेंस क्या है। वैसे तो पहले से आप सुने होंगे रश्मि रथी के बारे में। अलग अलग आदमी जो है इस पर जो भी चीज इसमें लिखा हुआ है उसको अलग अलग जगह पर बताते रहते हैं। जैसे ये मुझे काफी ज्यादा इंस्पायर करता है तो मैं आपको सुनाता हूँ। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। ये पहले क्वेश्चन पूछते हैं, जो वसुधा है, जो वसुंधरा है, उसका नेता कौन हुआ, ये पूरी धरती का विजेता कौन हुआ, इस किसको यश मिला, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जो नया धर्म का निर्माण किया वो हुआ कौन। अब ये जवाब देते हैं खुद से कि ऐसा कौन आदमी कर पाता है जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विपरीत परिस्थिति आती है उसमें भी वो नाम कर रहे हैं। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सत पथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। जब विघ्न आता है तो हमें सही रास्ता पर लगा कर और हमको जगा कर ही जाता है। वाटिका और वन एक नहीं, जो बगीचा है और जो वन है वो एक नहीं है। आराम और रन एक नहीं, रन मतलब जो युद्ध मैदान है वो रन, आराम और रन एक नहीं। वर्षा अंधर आतप आखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कड़रियां जिनकी रोज सुधर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षा गृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। जिसमें तपने का साहस नहीं है वो सूरमा कभी नहीं बन सकते। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, अब ये बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे। जीवन में जो फालतू चीज है, जो थोथा है, उसको उड़ा दीजिए, जो उसका सार है, जो उसका रस है, उसको छन जाने दे। तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकता चिंगारी है। जब आपके अंदर खुद शोला भरा हुआ है तो ये छोटी मोटी चिंगारी आपका क्या बिगाड़ देगी। ये रश्मि रथी आपके अंदर के आग को जगाने के लिए काफी है। इस किताब को आप एक बार जरूर पढ़ें। अब अगली जो किताब है वो है जेम्स क्लियर साहब की एटॉमिक हैबिट्स। हैबिट्स ही हमें बनाती है, हम हैबिट को बनाते हैं और हैबिट
हमको बनाती है। हम जो भी चीज कर रहे हैं वो किसी न किसी आदत के वजह से कर रहे हैं। बचपन से लेकर के अभी तक जो हम समाज में सीखे या फिर जो हम खुद के अंदर उतारे हैं, उस हैबिट के हिसाब से हम हमेशा काम करते रहते हैं। और बहुत सारी ऐसी हैबिट है जिसको हम जिंदगी में उतारना तो चाहते हैं, और कुछ ऐसी हैबिट है जिसको हम जिंदगी से निकालना तो चाहते हैं, लेकिन ये दोनों काम करने में काफी ज्यादा मुश्किलात आती है। तो ये किताब उस मुश्किल को हल करने के लिए काफी है। ये किताब बहुत सारे वैसे स्टेप्स बताती है, बहुत सारा ऐसा तरीका बताती है जिससे आप कुछ नए हैबिट्स को आसानी से जिंदगी में उतार सकते हैं, कुछ पुराने फालतू हैबिट्स को जिंदगी से बाहर निकाल सकते हैं। ये किताब आपको बताएगी कि कोई भी अच्छी हैबिट को अपने खून में कैसे उतारें। जैसे एक लाइन दिया हुआ है, यदि आप संकेत के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो आप फिर से वही व्यवहार कर जाते हैं जिसे आप रोकना चाहते हैं। कोई व्यवहार जो आप कर रहे हैं वो कब ऐसा कौन सा सिचुएशन आता है जिससे आप वो करने लगते हैं, यदि इस बात का ही इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उस बात को कभी नहीं रोक सकते हैं। तो पहले हैबिट को बदलने से पहले वो हैबिट किस तरह के ट्रैप में फंस जाता है, इस बात का इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। आगे एक और बात दिया हुआ है जो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। यदि वैज्ञानिक नर्सिंग वार्ड में जोर से आवाज निकालें तो कुछ बच्चे इस ओर घूम जाएंगे। जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है वो सर को बस इधर उधर करना अभी शुरू ही किया है। वो बहुत सारे बच्चे जब एक जगह पर रखे हुए हैं तो उस नर्सिंग वार्ड में कोई एक आदमी ऑब्जर्व करने के लिए गया कि किस तरह से हैबिट बनता है, किस तरह से पैटर्न बनता है। तो जब कोई एक साइंटिस्ट आवाज कुछ भी निकालता है तो कुछ बच्चे, लगभग आधा बच्चा इनके तरफ मुड़ा जिस तरफ से ये आवाज निकाले, और कुछ बच्चे विपरीत तरफ देखे। अब ये हैबिट उस बच्चे का पूरे लाइफ को ट्रैक किया गया, जबकि अन्य उसके विपरीत हो जाएंगे। जब वैज्ञानिक ने पूरे जीवन काल में इन बच्चों की आदतों पर ध्यान दिया तो आवाज की ओर जो बच्चे घूमे, जो आवाज के तरफ मुड़े थे, वे बहिर्मुखी थे, मतलब एक्सट्रोवर्ट थे, ज्यादा बोलने वाले, उसको किसी भी बात को एक्सप्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं थे। और जो बच्चे विपरीत या दूसरी ओर घूम गए वो अंतर्मुखी थे, वो इंट्रोवर्ट थे, उसको कुछ भी अपने बात को एक्सप्रेस करने में बहुत ज्यादा मुश्किलात आती थी। तो इस तरह का बहुत सारा बात है। ये तो वो बताए जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और खुद में वो हैबिट को कैसे बिल्ड करना है उसके लिए बहुत सारा स्टेप है, और हर एक एक्सरसाइज के लास्ट में उसका जो सार है वो भी दिया हुआ है जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब बचा टॉप 3 किताब जिसके बारे में बताए यदि आप 9 बार भी पढ़े हैं तब भी उसके लिए वो कम है। उसमें सबसे पहली जो किताब है वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में आपको 150 के आसपास में मिल जाएगा। ये काफ़ी अच्छी किताब है। वैसे तो फाइनेंस पर 15-20 किताब मैं पढ़ चुका हूँ, जिसमें थिंक एंड ग्रो रिच जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, और रिच डैड पुअर डैड वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन कोई एक ही किताब यदि आपको सेलेक्ट करना हो तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी। पैसा तो क्या है वो सबको पता है, लेकिन उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए उसके बारे में ये किताब काफी अच्छे तरीके से बताती है। ये भी बताती है कि हम इन जनरल कैसा व्यवहार करते हैं पैसों के साथ, और ये किताब ये भी बताएगी कि हमको उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का रिलेशन हम पैसों के साथ रखें ताकि हमारी जिंदगी हर एक दिशा से बेहतर हो पाए। अब इस किताब की कुछ लाइन बताता हूँ जिससे आप जिंदगी को रिलेट कर पाएंगे। हम हमेशा पैसों को खर्च करने की योजना बनाते रहते हैं और कमाए और कहाँ इन्वेस्ट करें उसका योजना बनाते रहते हैं। योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि तब के लिए योजना बनाई जाए जब बनाई गई योजना काम ना कर रही हो। योजना में तो हम ये भूल ही जाते हैं कि ये यदि नहीं होगा तब क्या करेंगे। एक और बात देखिए, कितनी कमाल की बात। ये इस किताब का हेडिंग है, संपत्ति वह है जो आपको दिखाई नहीं देती। पैसे खर्च करके लोगों को दिखाना कि आपके पास कितना पैसा है, यह पैसे कम करने का सबसे तेज तरीका है। मिडिल क्लास आदमी इसी ट्रैप में फंसा रहता है। वैसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इस किताब को आप पढ़िए, इस किताब को निचोड़िए ताकि आप पैसों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएँ। अब अगली जो किताब है वो आपको बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। यदि इस किताब में बताए गए स्टेप्स को आप अपने ज़िंदगी में उतारते हैं तो ये आपको एक कमाल का इंसान बना देगी। और काफ़ी समय से ये किताब अपने फील्ड में अपने टॉप पर है, और उस किताब का नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितने टॉप की किताब है। इस बुक का नाम है मास्टरी बाय रॉबर्ट ग्रीन साहब।
किताब का ही नाम है मास्टरी। एक यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, उनका नाम है पुनीत बिसेरिया साहब, जिनको मैं अपने गुरु के तरह मानता हूँ। उनसे मैंने एक बार पूछा था कि आप यदि सिर्फ एक किताब सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट को खुद की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, वो किताब कौन सी होगी? तो वो किताब है मास्टरी। ये किताब सच में बाकमाल की है। कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में मास्टरी किस तरह से अचीव करता है और वो कौन सा पैटर्न फॉलो करता है। राजसमानी साहब, यदि आप उस पॉडकास्टर को जानते हैं जो इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्टर है, और ये भी बोले हैं कि अगले 18 महीने में वो पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 पॉडकास्टर बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग हमसे बेहतर हैं, वो ऐसा नहीं कि वो हमसे अलग हैं, कुछ ज्यादा उसमें कोई जादू वाला बात है, वो बस हमसे ज्यादा जानते हैं, वो बस दुनिया के पैटर्न को समझते हैं। तो जो मास्टरी का पैटर्न है वो ये किताब काफी अच्छे तरीके से बताती है। सबको किसी ना किसी फील्ड में मास्टर बनना है। दुनिया किस तरह से चलती है और वो पैटर्न किस तरह से हम अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं, ये किताब काफी अच्छे तरीके से बताएगी। इस किताब के महत्व को आप तभी समझ सकते हैं जब आप इस किताब को पढ़कर इसको जिंदगी में उतारते हैं। तो इस किताब को आप एक बार जरूर पढ़ें। अब जैसे इस किताब के ही एक पंक्ति को देखते हैं, दोबारा लौटना। जैसे हम कोई काम करते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं, फिर से वो हम नहीं करना चाहते, दोबारा लौटने के तरीके में त्याग की जरूरत होती है। आप हर चीज वर्तमान में नहीं पा सकते। यू नॉट एबल टू गेट ऑल द थिंग्स टूडे। हर चीज यदि हम चाहें कि आज ही हमें मिल जाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। दुनिया में किसी को नहीं मिला, आपको भी नहीं मिलेगा। आपको भी उस दिशा में मास्टरी पाने के लिए जितना दूसरों को मेहनत करनी पड़ी है, वो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन मेहनत करना किस दिशा में है और मेहनत जो होता है वो किस तरीके से किया जाता है, उसका साइकोलॉजी क्या है, उसका पैटर्न क्या है, वो ये किताब आपको बता देगी। तो इस किताब को आप एक बार जरूर पढ़ें। अब आ गया है नंबर आखिरी बुक का। अब आखिरी पर इसको रखे हैं तो कितनी बाकमाल की किताब होगी वो उसके बारे में तो आप समझ ही सकते हैं। ये किताब जब मार्केट में आई थी, मार्केट में आते ही आग लगा दी थी। अभी भी अमेजन पर इसका रेटिंग 4.9 है और फ्लिपकार्ट पर इसका रेटिंग 4.7 है। ये आपकी जिंदगी की डिक्शनरी के तरह है। इसमें पूरे 180 चैप्टर है और हर एक चैप्टर आपके जिंदगी के अलग अलग परेशानियों को सॉल्व करता है। जब भी जिंदगी में कोई भी परेशानी आए, आप इस किताब को पलटें और इसका जो हेडिंग दिया हुआ है, जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स को पढ़ करके आप उस पेज तक जा सकते हैं। अब इतना ज़्यादा क्या ही बात करें इस किताब के बारे में। ये किताब आचार्य प्रशांत साहब की, पहले ही बताया था, इनका 2 बुक मैंने इंक्लूड किया है। ट्रुथ विदाउट अपोलॉजी, इस किताब पर वो खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस किताब को लिखे हैं और हर एक एक्सरसाइज इतना कॉन्साइज किए हुए हैं कि आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं आए। आप यदि पहला किताब ही ये चूज कर रहे हैं तब भी आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर एक एक्सरसाइज 1 या 2 पेज में खत्म हो जाता है, लेकिन 1 या 2 पेज में इतनी गहरी बातें आपको सिखा जाता है कि शायद ही कोई किताब आपको सिखाए। ठीक है, तो इस किताब को पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप डिक्शनरी जिस तरह से घर में रखते हैं, कुछ भी ऐसे ढूंढना है तो ऐसे पलट दिए, ये वर्ड ऐसे ढूंढना है, उस तरह से आप इस किताब को रखें और इस किताब को कई बार पढ़ें, क्योंकि 180 एक्सरसाइज है, मतलब 180 क्वेश्चन है और 180 क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन नहीं है, 180 जिंदगी का क्वेश्चन है। आप खुद अपनी जिंदगी में आज यदि बैठ करके एक लिस्ट बनाए कि हमको किस किस बात से परेशानी है और हमको क्या बेहतर करना है, तो शायद ही आप 180 क्वेश्चन लिख पाएंगे। लेकिन इसमें जो 180 चैप्टर है उसका जब आप हेडिंग पढ़ेंगे तब आपको लगेगा हाँ ये भी तो परेशानी है, इस बात को भी तो सीखना चाहिए। इस किताब का कुछ बात मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम हमेशा बोलते रहते हैं कि ये काम तो हम नहीं कर पाएंगे, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, उसके बारे में आचार्य प्रशांत साहब कहते हैं, वी आर्ग्यू फॉर आवर वीकनेस, वी डेकोरेट देम। हम अपने वीकनेस के लिए आर्ग्यू करते रहते हैं, हम खुद उसे क्रिएट करते हैं। रेशनलाइज देम, पॉलिश देम, उसको हम पॉलिश करते हैं इनटू वर्च्यू। हमारी कमजोरी सच में हमारी कमजोरी नहीं है, हम जान करके उस कमजोरी को बनाए रखते हैं ताकि हम खुद को बेहतर करने के लिए जो मेहनत करना है वो नहीं हमको करना पड़े। एक और इस चैप्टर का नाम है हर्ट इज व्हेन फैंटेसी ब्रेक्स। हम जब सपने के दुनिया में रहते हैं, ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, तब सबसे ज्यादा हर्ट होता है। इसका जो हेडिंग है वही देखिए कितना कमाल का है, अटैचमेंट एंड हर्ट आर वन एंड द सेम। जो जुड़ाव है
और जो दुख हुआ है उस जुड़ाव के वजह से, ये दोनों एक ही बात है। वन इज सीन इन द बिगिनिंग, अटैचमेंट आपको शुरुआत में दिखता है, द अदर इज द एंड, हर्ट जो है वो उसका एंड है। आप किसी चीज से अटैच हो गए, इसका मतलब आपको हर्ट एक दिन होना ही है। ये दोनों सिक्का का दोनों पहलू है, अटैचमेंट उसका शुरुआत है और हर्ट उसका एंड है। इस तरह से अलग अलग एक्सरसाइज आपको अलग अलग चीज जिंदगी में सिखा जाएगी। तो इस किताब को आप एक बार जरूर पढ़ें। ये जो 9 किताबें मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत रिसर्च करके और खुद पे बहुत मेहनत करके और कई बार इस किताब को पढ़ करके मैंने इसका वीडियो बनाया है। तो कई किताबें और भी हैं उसमें, लेकिन ये 9 किताब आपको आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी है। तो इस किताब को आप एक बार ज़रूर खरीदें। मात्र 1600-1700 रुपये आपका खर्च होगा, या फिर आप बारी बारी से जो किताब आपको सबसे ज़्यादा बेहतर लगता है, आप जिस उम्र में हैं या फिर जिस तरह के चीज़ों में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उस तरह की किताब को खरीद सकते हैं। लेकिन आप इस 9 किताब को पढ़ें, कम से कम 9 बार पढ़ें। ज़्यादा बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इस 9 बुक को आप पढ़ें। बहुत भरोसे के साथ बोल रहा हूँ और खुद पे बहुत ज़्यादा प्रयोग करके बोल रहा हूँ। मेरी लाइब्रेरी पूरी भरी हुई है, मैं वो दिखा सकता हूँ कि उसमें बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन बहुत सारी किताबें उतने काम की नहीं हैं। सभी किताबों में इसी सब किताब का जो निकाल, जैसे मास्टरी है, मास्टरी को पढ़ करके बहुत सारा किताब लिखा गया है। उसी तरह से जो भी दूसरे किताब हैं, वो किताब उस सारी बुक का निचोड़ है। तो आप इस किताब को एक बार जरूर पढ़ें, आपकी जिंदगी जरूर बेहतर होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।